वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेन एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। ये इस चैप्टर का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट फर्स्ट में हमने केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था और उन केमिकल रिएक्शन से इक्वेशन कैसे बनाते हैं उसके बारे में पढ़ा था। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शंस के कितने टाइप होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इस पार्ट में हम कवर करेंगे। तो केमिकल रिएक्शन का सबसे पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बेसिकली ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। देखो यहाँ पर एक एक्टिविटी भी दे रखी है, एक्टिविटी 1.4। इसमें क्या बताया गया है, इसमें हमें एक बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड या फिर क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड को ही हम क्विक लाइम भी कहते हैं, वो हमें एक बीकर में लेना है बहुत कम अमाउंट में। ठीक है, और उसमें धीरे धीरे वाटर को ऐड करना है और हमें बीकर को टच करके बताना है कि उसके टेम्परेचर में कोई चेंज दिखाई दिया है या नहीं। तो देखो, जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसको हम क्विक लाइम भी कहते हैं। जब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड में हाइड्रोजन ऑक्साइड मतलब कि वाटर ऐड करेंगे तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा और इसके साथ हीट भी रिलीज़ होगी। तो मतलब ये जो बीकर है इसका जो टेम्परेचर है वो राइज होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर दे रखा है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्साइड यानी कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम और वाटर आपस में कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, रिएक्शन कर रहे हैं और हमें एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं विच इज़ स्लेक्ट लाइम। सिलेक्ट लाइम को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। ठीक है, कैल्शियम तो ये हमारा एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो यहाँ दे रखा सच अ रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट इज नॉन एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब कि ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करते हैं, रिएक्शन करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, उसको क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। ओके, अब यहाँ पर डू यू नो में दे रखा है, डू यू नो में हमें दे रखा है कि जो स्लेक्ट लाइम का सॉल्यूशन जो हमने एक्टिविटी 1.13 में देखा था, स्लेक्ट लाइम जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। ठीक है, वो वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करा जाता है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ट लाइम वाइट वॉशिंग के लिए भी यूज़ करा जाता है वॉल्स पे। ठीक है, और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर को बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर को फॉर्म करता है। ठीक है, अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ होती है और ये एक शाइनी सरफेस बनाती है किसी भी वॉल पे। देखो यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि रिएक्ट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और कैल्शियम कार्बोनेट दे रहा है और वाटर बना रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जांपल दे रखे हैं। बर्निंग ऑफ कोयल, मतलब जब भी कोल को हम जलाते हैं तो वो CO2 देता है। ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2+O2, मतलब H2+O2 जब भी रिएक्ट करते हैं तो वाटर की फॉर्मेशन करते हैं। इसमें मतलब दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये भी क्या है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और दे रखी है, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी रिलीज़ हो, उसको हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। और इसी की एक अपोजिट रिएक्शन भी होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, जब किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए किसी टाइप की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो एनर्जी हमारी हीट एनर्जी हो सकती है। जैसे हम कोई भी रिएक्शन करा रहे हैं तो उसमें हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है तो उसको हम एंडोथर्मिक कहेंगे। और किसी भी रिएक्शन कराने के बाद प्रोडक्ट के साथ जब हीट एनर्जी रिलीज होती है तो उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। जैसे बर्निंग ऑफ कोयल, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, मतलब नेचुरल गैस मीथेन, CH4 को हम मीथेन कहते हैं। जब इसको हम बर्न करते हैं तो ये CO2 और H2O भी हमें देता है। ठीक है, अब यहाँ दे रखा है, डू यू नो रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यस,
रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रेस्पिरेशन क्या होता है, मतलब कि जो हमारे शरीर में जब जो हमारा ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और फिर हम उसको अपनी एज अ एनर्जी यूज़ करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। और रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस इसलिए है क्योंकि रेस्पिरेशन की प्रोसेस में हमारी ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी भी रिलीज़ कर रहा है, इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है, C6H12O6 मतलब ग्लूकोज जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी भी रिलीज़ करता है, जिसको हम अपनी बॉडी की एक्टिविटी में यूज़ करते हैं, इसीलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ पर यहाँ पर और भी एग्जाम्पल दे रखे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के, जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, मतलब जो सब्जी के छिलके होते हैं, फ्रूट्स के छिलके होते हैं, उनको हम डिकम्पोज करते हैं तो वो भी खाद बनाने के काम आता है, इसलिए क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन का दूसरा टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन के जस्ट अपोजिट होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, मतलब कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, इसलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन के जस्ट अपोजिट है। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी भी दे रखी है, एक्टिविटी 1.5। इसमें क्या है, हमें फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लेने हैं एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में। ठीक है, और फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल होते हैं उनका कलर कैसा होता है, उनका कलर होता है ग्रीन। ठीक है, अब हमें उसे एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में डालना है और फिर उसको नीचे से फ्लेम देनी है, बॉइलिंग ट्यूब को नीचे से फ्लेम देनी है। उसके बाद हमें फेरस सल्फेट की जो स्मेल है उसको स्मेल करना है, जो उसके फ्लेम देने के बाद फेरस सल्फेट में से स्मेल निकलती है उसको हमें स्मेल करना है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या ऑब्जर्व होता है ये देखते हैं। देखो यहाँ पर दे रखा है, हैव यू नोटिस दैट द ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैज़ चेंज। मैंने पहले ही बताया था कि जो फेरस सल्फेट है उसके जो क्रिस्टल है उनका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है, और जब हम इसको हीट करेंगे तो इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा फेरस सल्फेट है Fe2SO4 ये फेरिक ऑक्साइड में और सल्फर डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि एक रिएक्टेंट 3 प्रोडक्ट में डिवाइड हुआ, 3 प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हुआ, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। यहाँ पर एक और डिकम्पोजिशन रिएक्शन दे रखे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइमस्टोन भी कहते हैं। जब हम इसको हीट देते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम भी कहते हैं। और ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें हीट एनर्जी की नीड होती है, उसको हम क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, ये 3 टाइप की होती है, थर्मल, इलेक्ट्रोलाइसिस और फोटोलाइसिस। थर्मल में हमें हीट की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रिसिटी की, और फोटोलाइसिस में सनलाइट की। ठीक है, थर्मल के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, अब और भी रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो ये हमें एक और एग्जाम्पल दे रखा है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। हमें एक बॉइलिंग ट्यूब में लेड नाइट्रेट लेना है, उसको हमें फ्लेम देनी है नीचे से, और फिर उसमें क्या चेंजेस हुआ वो हमें नोटिस करना है। अब ये जो लेड नाइट्रेट है जब हम इसको हीट करेंगे तो इसके साथ एक ब्राउन फ्यूम निकलेगी। ब्राउन फ्यूम यहाँ से देखो, ब्राउन फ्यूम यहाँ से निकलती हुई दिखाई दे रही है। जब हमने इसको हीट करा तो यहाँ से एक ब्राउन फ्यूम निकलती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये हमने ऑब्ज़र्व करा कि जब भी हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो उसके साथ, उस हीटिंग के साथ एक ब्राउन फ्यूम निकलती है जो कि लेड नाइट्रेट की होती है। ठीक है, यहाँ पर ये रिएक्शन दे रखी है लेड नाइट्रेट 2PbNO3 2। जब हमने इसको हीट करा मतलब कि ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो ये लेड आयोक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गई। ठीक है,
अब यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। ये इसका पूरा डायग्राम भी दे रखा है। यहाँ पर हमें क्या करना है, एक मग लेना है, ठीक है, उसमें 2 हमें इलेक्ट्रोड डालने हैं, एक एनोड और एक कैथोड। ये इलेक्ट्रोड हमें रबर स्टॉपर से अटैच कर देना ताकि पानी बाहर ना आए, और इस मग में हमें इतना पानी डालना है कि ये जो इलेक्ट्रोड है ये पूरी तरीके से भीग जाए। उसके बाद हमें ऊपर से 2 ट्यूब डालनी है, ठीक है, और इसको 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर देना, जैसा कि यहाँ अपैरेटस में दिखा रखा है। अब हमें ये बैटरी के स्विच को ऑन कर देना और थोड़ी देर के लिए वेट करना है। स्विच ऑफ करने के बाद हम देखेंगे कि एक इलेक्ट्रोड में कम गैस भरी है और दूसरे इलेक्ट्रोड में ज़्यादा गैस भरी है। ऐसा क्योंकि हमने इसमें वाटर को भरा है, तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, ठीक है। जब हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है तो बेसिकली हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे, तो ये कन्वर्ट होगा H2 प्लस O में, और O सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम हमेशा ये अपने 2 मॉलिक्यूल्स के साथ एग्जिट करता है इन द एनवायरनमेंट, तो यहाँ पर O2 हो जाएगा। अब ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस है, और मतलब ये जो इक्वेशन है ये अनबैलेंस है, और अनबैलेंस इक्वेशन किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, H के यहाँ पर 2H2O हो जाएगा, जिससे कि हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। मतलब कि हाइड्रोजन यहाँ पर डबल है और ऑक्सीजन यहाँ पर सिंगल है। तो जो हाइड्रोजन में हमारी जो गैस है वो वाटर लेवल को नीचे कर देगी, इसलिए एक टेस्ट ट्यूब में वाटर लेवल कम है और एक टेस्ट ट्यूब में वाटर लेवल ज़्यादा है। ऑक्सीजन में वाटर लेवल ज़्यादा क्योंकि यहाँ पर गैस कम है, और हाइड्रोजन में वाटर लेवल कम है क्योंकि यहाँ पर गैस ज़्यादा है। जो गैस है वो वाटर के जो प्रेशर है उसको दबा देती है और खुद ऊपर आ जाती है। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो हाइड्रोजन की टेस्ट ट्यूब है इसमें वाटर लेवल कम है क्योंकि यहाँ पर गैस ज़्यादा है, और जो ऑक्सीजन की टेस्ट ट्यूब है इसमें वाटर लेवल ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर गैस कम है, ठीक है। आगे समझ, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब कि जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की मदद से किसी भी प्रोडक्ट को डिकम्पोज करा जाता है। यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिसिटी की मदद से वाटर को डिकम्पोज करा था, है ना। अब देख लेते हैं दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसको हम कहते हैं फोटोलाइसिस या फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या करा है हमने, एक सिल्वर क्लोराइड का जो पाउडर है उसको हमने सनलाइट की प्रेजेंस में रखा, जिससे हमें क्या ऑब्जर्व हुआ कि जो वाइट सिल्वर क्लोराइड का पाउडर है, जब हमने उसको सनलाइट के प्रेजेंस में रखा तो वो ग्रे पाउडर में टर्न हो गया, ठीक है। यहाँ पर इसकी रिएक्शन भी दे रखे Ag2AgCl, जब हम इसको सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज करा तो ये Ag + Cl2 में डिकम्पोज हो गया, ओके। यहाँ पर एक और एग्जांपल दे रखा है फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, AgBr, सनलाइट के प्रेजेंस में इसको डिकम्पोज करने पर Ag + Br2, और ये जो दोनों रिएक्शन है ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में भी यूज़ करी जाती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, नेम द सब्सटेंस X एंड इट्स फार्मूला, राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस X नेम्ड इन द अबव विथ। यहाँ पर एक ऐसे सब्सटेंस का नाम बताना जो कि वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करा जाता हो, ठीक है। वाइट वॉशिंग के लिए कौन सा सब्सटेंस यूज़ करा जाता है, हमने पहले पढ़ा था कैल्शियम ऑक्साइड, एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करा जाता है, ठीक है। और इस सब्सटेंस की रिएक्शन हमें वाटर के साथ करानी है, तो CaO + H2O, तो ये हमें क्या देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, CaOH2 2H2O, ठीक है, ठीक है। अब आगे देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसमें कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक हमें एक्टिविटी दी हुई है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, एक्टिविटी 1.9। इसमें हमें क्या करना है, एक बीकर लेना है, उस बीकर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डालना है और उसमें 2 आयरन नेल भी डालने हैं, ठीक है। अब
हमें इसमें क्या ऑब्ज़र्व होता है, हम इसमें ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हमने आयरन डाला, ठीक है। तो ये जो कॉपर है ये आयरन के द्वारा, आयरन के थ्रू डिस्प्लेस कर दिया जाएगा और फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन हमें बन जाएगा और कॉपर सल्फेट डिस्प्लेस हो जाएगा। यहाँ पर इसकी रिएक्शन भी दे रखी है कि ये जो आयरन और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो फेरस सल्फेट मिलेगा, मतलब आयरन सल्फेट, और कॉपर जो है डिस्प्लेस हो जाएगा। क्यों डिस्प्लेस हो जाएगा? क्योंकि जो आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। अब देखो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की और रिएक्शन दे रखे हैं, जैसे जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। अब ये कॉपर जिंक से भी डिस्प्लेस हो जाएगा, हमें जिंक सल्फेट प्लस कॉपर मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, यहाँ पर लेड कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए लेड क्लोराइड प्लस कॉपर, ठीक है। आगे देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें आयंस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर लेस रिएक्टिव एलिमेंट मोर रिएक्टिव एलिमेंट के थ्रू डिस्प्लेस करा जा रहा है तो जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट के साथ जो एलिमेंट था, रिएक्टेंट था, उसकी जगह ले लेगा। जैसा कि यहाँ पे देगा, एक एग्जाम्पल दिया गया है Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट और BaCl2 मतलब बैरियम क्लोराइड। तो ये जो Na है इसने बैरियम को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। क्यों? क्योंकि Na बैरियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो इसने क्या बना दिया? NaCl। लेकिन जो बैरियम है अब वो Na के साथ जो रिएक्टेंट था मतलब सल्फेट था, उसके साथ उसने रिएक्ट करके क्या बना दिया? बैरियम सल्फेट बना दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ? आयंस का एक्सचेंज हुआ, मतलब जो Na है वो सल्फेट के Na है वो क्लोरीड के साथ मिल गया और जो Ba है वो SO के साथ मिल गया। यहाँ पर आयन का एक्सचेंज हुआ, तो इसको हम क्या कहेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दूसरी रिएक्शन है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन में जब कोई रिएक्टेंट ऑक्सीजन को गेन करता है तो उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, और जब कोई रिएक्टेंट ऑक्सीजन को लूज़ करता है तो उसको हम क्या कहेंगे? रिडक्शन कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 1.11, ठीक है। इसमें हमें एक चाइना डिश में, एक बाउल में कॉपर पाउडर लेना है, ठीक है। अब उस कॉपर पाउडर को हमने क्या करना है? हीट करना है। हीट करने के बाद जो कॉपर पाउडर है वो कॉपर ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कॉपर पाउडर में जब हमने हीट करा तो वो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेगा और कॉपर ऑक्साइड बना देगा, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड बनाने के बाद जो कॉपर पाउडर है उसका कलर हीट होने से पहले कैसा था? ब्राउन था। लेकिन जब हमने उस कॉपर पाउडर को हीट करा और वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ तो उसका कलर कैसे हो गया? ब्लैक हो गया और हमें क्या मिला? कॉपर ऑक्साइड मिला, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो कॉपर है जब हमने उसको हीट करा तो उसने क्या कर लिया? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लिया इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और क्या बना दिया? कॉपर ऑक्साइड बना दिया। मतलब यहाँ पर क्या हुआ? ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई, एक रिएक्टेंट ने ऑक्सीजन गेन कर ली, तो इसको क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब देखो यहाँ पर जब हमने उस कॉपर ऑक्साइड को दोबारा वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो हमें फिर से क्या मिल गया? कॉपर मिल गया प्लस H2O मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुई है, मतलब कि एक रिएक्टेंट ने तो कॉपर ऑक्सीजन को लूज कर दिया और एक रिएक्टेंट ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया। जैसे यहाँ देखो कॉपर ऑक्साइड है प्लस H2 है तो यहाँ पर कॉपर प्लस हाइड्रोक्साइड। तो जब एक रिएक्टेंट कॉपर को ऑक्सीजन को गेन करता है और दूसरा रिएक्टेंट ऑक्सीजन को लूज करता है, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या फिर रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ एक और एग्जांपल दे रखा है, ये सेम एग्जांपल यहाँ पर अच्छे से समझाया गया है। कॉपर ऑक्साइड कॉपर में चेंज हो गया और हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड में चेंज हो गया। मतलब यहाँ पर जो कॉपर है उसने रिडक्शन करा और हाइड्रोजन ने ऑक्सीडेशन करा, तो ये कौन सी रिएक्शन हुई? रिडॉक्स रिएक्शन, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर दे रखा है कॉरोजन और रेंसिडिटी। कॉरोजन और रेंसिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये
बहुत बारी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो देखते हैं कि कोरोजन क्या होता है। कोरोजन जब भी कोई मेटल अपने आसपास प्रेजेंट मॉइस्चर, एसिड या फिर वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है और अपने ऊपर एक ब्राउन कलर की परत चढ़ा देता है। मतलब कि जब भी किसी मेटल पर एक ब्राउन कलर की, रेडिश ब्राउन कलर की परत चढ़ जाती है तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये सब्सटेंस जो है वो कोरोड हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी दे रखे हैं। व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड, etc, इट इज सेड टू कोरोड एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड कोरोजन। मतलब कि जब भी कोई मेटल उसके आसपास प्रेजेंट मॉइस्चर, एसिड या फिर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो कोरोड हो जाता है और इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, कोरोजन। अब देखो, कोरोजन और रस्टिंग में बहुत बार कन्फ्यूज़न होती है। कोरोजन तो मेटल में होता है और रस्टिंग सिर्फ आयरन में होता है। जब कोई आयरन कोरोड हो जाता है तो हम उसको क्या कहेंगे, रस्टिंग। लेकिन जब कोई मेटल कोरोड हो जाता है तो हम उसको क्या कहेंगे, कोरोजन। ठीक है, और ये जो कोरोजन है ये बहुत ज़्यादा डैमेज करता है कार बॉडीज़ का, ब्रिज का, आयरन रेलिंग शेप्स और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो कि मेटल से बने हो, स्पेशली आयरन से बने हो। ठीक है, कोरोजन की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी होते हैं और इन पे हर साल बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च होता है। इसलिए इसके लिए बहुत सारी स्कीमें भी लाई गई हैं कोरोजन के प्रिवेंशन के लिए, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो, अब ये दूसरा टाइप है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी में जब भी कोई फैट या ऑयल कंटेनिंग सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर देता है, तो जो सब्सटेंस है वो सड़ने लगता है और उसकी स्मेल भी और टेस्ट में चेंज आ जाता है। ठीक है, मतलब जब भी कोई सब्सटेंस जो कि फैट और ऑयल कंटेन करता है, मतलब जैसे तला भुना जो खाना होता है वो कई बार ख़राब हो जाता है, उसकी टेस्ट और स्मेल में भी चेंज आ जाता है, तो इसका मतलब वो रेंसिड हो गया है। ठीक है, उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लिया है। अब इस रेंसिडिटी को बचाने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट का भी यूज़ करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट कौन सा सब्सटेंस होता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को हम क्या कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस। ठीक है, जैसे हमने चिप्स के जो पैकेट होते हैं उसमें भी देखा होगा कि जो चिप्स का पैकेट होता है उसके अंदर हवा भरी होती है, वो हवा कौन सी होती है, वो हवा होती है नाइट्रोजन, ताकि वो चिप्स को रेंसिडिटी से प्रिवेंट कर सके। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रेंसिडिटी। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, जैसे वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उसका कलर चेंज क्यों हुआ जब हमने उसमें आयरन के नेल्स को डिप करा। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। जो कॉपर सल्फेट है उसने आयरन के साथ रिएक्ट करा और आयरन सल्फेट बना दिया और कॉपर वहाँ से डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, गिवन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हमें एक एग्जांपल देना है। डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन क्या एग्जांपल क्या हो सकता है, NaOH, ठीक है, प्लस NaOH प्लस HCl, ये हमें क्या देगा, NaCl प्लस H2O। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, NaOH ने HCl के साथ रिएक्ट करा तो Na ने Cl के साथ रिएक्ट कर लिया और H ने OH के साथ रिएक्ट कर लिया, तो हमें क्या मिला, NaCl और H2O। अब आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस। इसमें हमें उन सब्सटेंस के नाम बताने जो कि ऑक्सीडाइज्ड हुए और उन सब्सटेंस के भी नाम बताने जो कि रिड्यूस्ड हुए। ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड के बारे में हमने पढ़ा था। ऑक्सीडाइज्ड वो सब्सटेंस होते हैं जो ऑक्सीजन गेन करते हैं और रिड्यूस्ड वो सब्सटेंस होते हैं जो ऑक्सीजन लूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर Na प्लस O2, Na ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा और NaO2 बनाया, तो ये कौन सा सब्सटेंस है, ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि इसने ऑक्सीजन को गेन कर लिया। यहाँ CuO प्लस H2, जो Cu है उसने ऑक्सीजन को लूज़ कर दिया, तो ये कौन सा सब्सटेंस हुआ, रिड्यूस्ड। और जो H2 है उसने ऑक्सीजन को गेन कर लिया, तो ये कौन सा सब्सटेंस हुआ, ऑक्सीडाइज्ड। तो यहाँ पर देखो, जो कॉपर है वो रिड्यूस सब्सटेंस है और जो हाइड्रोक्साइड है वो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।